स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसका नाम है हौसलों की उड़ान डॉक्टर कलाम। तो मुझे लगता है कि ये पाठ हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि रहे हमारे देश के राष्ट्रपति भी और जो कि रहे एक महान साइंटिस्ट भी। इसरो में उन्होंने अपना एक कमाल का वो दिखाया। उन्होंने ये क्या होता है, रॉकेट उन्होंने ही निकाला था, जिसको वो साइकिल पर रख कर लेकर गए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पाठ परिचय हमें क्या बता रहा है। पाठ परिचय। साधारण कदकाठी वाले मिसाइल मैन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। वे भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको कई डॉक्टरेट की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। यानी उन्होंने कई डॉक्टरेट, कई चीज़ों के PhD उन्होंने की हुई थी। उनका जीवन सीमित व आडंबर रहीन था। ऐसे महापुरुष को शत शत नमन हम करते हैं। तो वो अपने आप में ही एक ही थे और दूसरा उनके जैसा कोई नहीं हो सका है। तो शुरू करते हैं डॉक्टर कलाम जी की आत्मकथा का ये थोड़ा सा हिस्सा। मेरा जन्म मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। तो ये उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, इसलिए मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बायोग्राफी से जब हम कुछ अपनी ऑटोबायोग्राफी से जब हम कुछ लेते हैं तो वो अपने ही बारे में जो लेखक हैं वो बता रहे होते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ वो उस टाइम पे मद्रास हुआ करता था। अब वो तमिलनाडु शहर है, स्टेट है भारत का। ठीक है, तो वहाँ के रामेश्वरम कस्बे में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई धनी व्यक्ति थे। तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे ये, किंतु वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। तो इन्होंने अपने पेरेंट्स का भी यहाँ पे परिचय दिया है कि पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सोच उनकी क्या थी, अच्छी थी। और माँ भी एक अच्छी जीवन संगिनी थी। मैं उनके कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े एवं सुंदर माता पिता के छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। यानी माता पिता सुंदर है, लंबे चौड़े हैं, लेकिन बच्चा यानी अपनी ही वो बात कर रहे हैं कि वो कैसे हैं, छोटे से काठी वाले और थोड़े सांवले से रंग में दिखने वाले। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर और ईंट से बना पक्का और बड़ा मकान था। मेरे पिताजी आडंबर रहीन व्यक्ति थे और सभी आवश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ऐशो आराम था, उनसे दूर ही रहते थे। मैं प्राय अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले के पत्ते बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट इडली सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल का ताज़ा चटनी भी होती। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो वो उन्होंने बताया कि बचपन कुछ उनका ऐसा था। रामेश्वरम मंदिर में सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री जी मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। तो जो रामेश्वरम मंदिर के जो पुजारी थे, सबसे बड़े पुजारी थे, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे इनके पिताजी के। अपने शुरुआती बचपन की यादों में मैं इन दो लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे। तो दोनों ही क्या अपनी जो भी उनके ट्रेडिशनल पहनावे हैं पुजारी का और एक मुस्लिम फैमिली से मुस्लिम व्यक्ति का जो भी पहनावा है वो उसमें ही होते थे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक चीज़ों को वो शेयर करते थे। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने से पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। पौ फटने का मतलब है सूर्य उगने। ठीक है, नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते थे। बाग करीब घर से 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधों पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। उनकी यह दिनचर्या जीवन के 6ठे दशक के आखिर तक बनी रही। ठीक है, यानी जब 6ठे दशक का मतलब क्या है कि 60 साल जब तक उनके 60s खत्म हुए ना, 70s में पहुंचे, तब तक उनकी यही लाइफ लाइन
लाइफ रही कि वो सुबह उठ रहे हैं, सुबह सूर्य उगने से पहले उठ रहे हैं, नारियल लेके आ रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, यही उनकी दिनचर्या रही। मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया उस समय मैं मात्र 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी सेतुक काराई भी कहा जाता है तक लाने ले जाने का काम करती थी। तो यानी रामेश्वर मंदिर से जो धनुषकोडी था, जो पुल बनाया गया था सेतु, तो वहां तक लाने ले जाने का काम करती थी और नौकाएं इनके पिताजी ने बनाई जब ये 6 साल के थे। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई मेरी, ठीक है। यानी इनकी जो पत्नी थी वो थी अहमद जलालुद्दीन की बहन जोहरा इनकी पत्नी का नाम था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध कराया था। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तुओं की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी ASTR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा वे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे, ठीक है। यानी वो अखबार बांटने वाले थे। वितरक मतलब अखबार बांटने वाले, ठीक है। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन में पहुंचते थे। चूंकि अखबार में जो कुछ भी छपा होता था वह मेरी समझ से परे होता था, इसलिए शमसुद्दीन द्वारा ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबारों में छपी तस्वीरों पर नजर डालकर ही संतोष कर लेता था। तो उनको न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो उनको समझ नहीं आती थी। तो क्या करते थे कि चित्र देख लेते थे कि चित्र क्या क्या है, तो उसी से ही काम चला लिया, ठीक है। ऐसा उनका अखबारों के प्रति था इंटरेस्ट। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब मैं महज 8 साल का था। उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वर स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चला तो उस टाइम पे रामेश्वरम में गाड़ी रुकनी बंद हो गई और रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में क्या ऐसे फेंक दिए जाते थे अखबार, ठीक है, कि उठा लो, है ना। तब शमसुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश हुई जो अखबारों के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बांट सके। स्वाभाविक है कि मैं ही मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला। लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा उसका मेरे बचपन पर एक अद्वितीय योगदान रहा। जलालुद्दीन एवं शमसुद्दीन बहुत सहज बुद्धि के थे। मेरे अकथनीय संदेशों को यूं झट से जवाब दे देते थे कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मकता को उनके बीच रख सका। तो मतलब होता है ना कि किसी को मोटिवेट करने के लिए कोई चाहिए होता है, तो वही जो काम है वो शमसुद्दीन और जलालुद्दीन ने जो हमारे हैं कलाम साहब इनके लाइफ में किया कि जिसके सामने वो बिना हिचकिचाहट के कुछ भी कह सकते हैं। अपनी कोई भी सृजनात्मकता, कोई भी उन्होंने कुछ भी किया है या कोई भी क्रिएटिविटी उनके अंदर आ रही है तो वो उसके सामने वो रख सकते हैं। उन्होंने इनके जीवन में एक नया चैप्टर खोला, एक नया उसको रूप दिखाया कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल वो इंसान ही है जो चाहे कर सकता है। आगे बढ़ते हुए, बचपन से मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी आपस में भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद की जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो किसी अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके घर में कभी रामायण के किस्से ना चले हों। मतलब वो लोग धार्मिक लोग थे, ठीक है। और दोस्त क्योंकि पंडित हैं और ये मुस्लिम है टोटली, तो उनके जो इनके धर्म है उनको लेकर भी उनमें आपसी कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वयं बताया है।
द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थी। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। सन 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब मैं सेंट जोसेफ के अंतिम वर्ष में था तभी मुझे अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। यह वह समय था जब भौतिक शास्त्र में मेरी गहन रुचि हो गई थी। तो यहाँ से इनको वैज्ञानिक भौतिक शास्त्र में काफ़ी इंटरेस्ट हो गया था, ठीक है। वहाँ से फिर इन्होंने सोचा कि अंग्रेजी साहित्य ज़रूर पढ़ना चाहिए। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। मेरी पढ़ाई के लिए मेरी बहन जोहरा ने अपने हाथों के कड़े और गले का हार गिरवी रखा। तो बहन जोहरा ने क्या किया, अपने गले का हार और पढ़ाई कड़े जो हैं वो गिरवी रखे। तत्पश्चात में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में एक प्रशिक्षु के रूप में चला गया। तो यहाँ से वो एरोनॉटिक्स स्कूल में चले गए हैं, लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में था, ठीक है। अग्नि मिसाइल का प्रशिक्षण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। वर्ष 1990 में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने अग्नि मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई। तो इन्होंने अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया था। मुझे और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैं आज करीब करीब वैसे ही रहता हूँ जैसे उस समय रहता था। मेरे देश के लोगों द्वारा मेरे काम को प्रदान की गई मान्यता मेरे दिल को छू गई है। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं कि उन्हें निश्चित ही वहाँ पैसा काफ़ी मिलता है, पर अपने देश के लोगों को के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई कर सकता है। और ये प्यारी सी आत्मकथा हमने ली है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक से। अब हम करेंगे शब्दार्थ। शिक्षा, पढ़ाई, आध्यात्मिक, आत्मा व परमात्मा से संबंध रखने वाला, धनी, अमीर, पुश्तैनी, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो, अभिन्न, एक रूप, वितरक, बांटने वाला, तनख्वाह, पगार, ऐलान, घोषणा, जीवन संगिनी, पत्नी, अनुसरण, पालन, उग्र, क्रूर, समकालीन, एक ही समय का और आडंबरहीन, बिना दिखावे के, दाखिला, प्रवेश, सम्मान, आदर, चस्का, शौक। आज्ञापन, मध्यम वर्गीय, पुश्तैनी, शताब्दी, पक्का, मस्जिद, स्वादिष्ट, सांबर, वेशभूषा, चर्चा, राष्ट्रवादी, व्यक्तियों, साहित्य, तनख्वाह, मिसाइल, तत्पश्चात, बुद्धि, विश्व युद्ध। मानक वर्तनी का बदला स्वरूप, प्राचीन, नवीन, अद्वितीय, सुंदर, जलालुद्दीन, हिंदुस्तान, आडंबर, व्यक्ति, पारंपरिक और रामानंद। तो ये हमने कुछ पुरानी जो स्पेलिंग्स थे उनको हमने मॉडिफाई करके हिंदी में वापस से लिया है। तो वही हमें ये मानक वर्तनी में दिया जाता है। अभ्यास, मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर कलाम के माता पिता का नाम बताइए। उनका पुश्तैनी घर कब बना था? अपने शुरुआती बचपन की यादों से डॉक्टर कलाम को कौन सी यादें सबसे पसंद थी? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? और डॉक्टर कलाम के बाल जीवन पर किस व्यक्ति का गहरा प्रभाव था? ये आपको पाठ पढ़ने के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे बच्चों, और ये आप ओरली आपको डिस्कस करने हैं, आप करेंगे। लिखित सही कथन के सामने 2 डॉट और गलत कथन के सामने आपको इस तरह से 2 अलग अलग तरह से डॉट दिए हुए हैं, इनको निशान को लगाना है। कलाम ने पहली तनख्वाह पिताजी को दी, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन हम इसमें क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ऐसी जानकारी हमें पुस्तक से नहीं मिली है। नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाने का कार्य करती थी, ऑफकोर्स बिल्कुल सही है। डॉक्टर कलाम की माँ झगड़ालू महिला थी, नहीं, ऐसा नहीं बताया गया हमें। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलाम की आयु महज 8 वर्ष थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमें ऐसा बताया गया है कि उनकी आयु जो है वो 8 वर्ष थी। डॉक्टर कलाम को कोई सम्मान या पदक नहीं मिला, बिल्कुल मिला है, उनको तो पद्म भूषण मिला है, ठीक है। अग्नि मिसाइल का परीक्षण सफल रहा, बिल्कुल रहा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरी माँ एक आदर्श जीवन संगिनी थी। हमारे इलाके में बहुत पुरानी क्या थी? उनके इलाके में बहुत सी पुरानी इमारतें थी, ठीक है। तो ये आप पाठ से देख के और सही सही इनमें भरेंगे या लर्न करके। डैश के बाद पिताजी नारियल के बाग जाया करते थे, तो वो सुबह ही उठते ही वो कहाँ जाते थे? नारियल के बाग जाते थे।
पिताजी ने लकड़ी की डैश बनाने का काम शुरू किया। नौका। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में क्या मिली? उनको मिली इंसानियत और उसको क्या बोलते हैं हम, मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी मिली। मुझे और डैश को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो जो उनके साथी थे अग्नि मिसाइल में, उनका नाम था अरुणाचलम, है ना, तो उनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, तो इनको आप फिल करेंगे सही सही। इसके बाद हमें यहाँ पे दिए हुए हैं ये प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जलालुद्दीन कौन थे? अब्दुल कलाम उनसे क्यों प्रभावित थे? सन 1989 और 1990 में कलाम जी के जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण रहे? द्वितीय विश्व युद्ध का क्या असर कलाम जी ने देखा? माँ और पिताजी से कलाम जी को क्या क्या विरासत में मिला? कलाम जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो ये सारे ही प्रश्न आपको पाठ के पढ़ने से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। एक शब्द में उत्तर लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। बचपन के पक्के 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, शिव प्रकाशन और अरविंदन। और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए दाखिला उन्होंने सन 1950 में लिया था। अग्नि मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ था 1989 में और पद्म विभूषण उनको 1990 में मिला था। तो इस तरह से आप इनका एक शब्द में उत्तर लिखेंगे। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मध्यम वर्गीय, तो मध्यम वर्गीय होता है मिडिल क्लास। ठीक है, आप उसे कह सकते हैं कि अर्थ इसका आप बताएंगे तो नॉर्मल, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं कि अब्दुल कलाम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का मतलब होता है बहुत समझदार। ठीक है, तो आप इसके ऊपर वाक्य स्वयं से बनाएंगे। तीर्थ यात्रा होता है किसी तीर्थ स्थल पे यात्रा जाना। ठीक है, तो इस पे आप वाक्य बनाएंगे। साहित्य होता है हम किसी सब्जेक्ट को जब हम लिटरेचर लेते हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गई, हिंदी लिटरेचर हो गई, जब हम उसके गहन अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो वो होता है साहित्य। इसके ऊपर वाक्य आप स्वयं से बनाएंगे। पुस्तकालय होता है लाइब्रेरी जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी किताबों को संग्रह करके रखा जाता है और संगठित तरीके से रखा जाता है। तो इसके ऊपर वाक्य आप स्वयं से बनाएंगे। विश्व युद्ध, विश्व युद्ध होता है जिसमें विश्व के सारे जो देश हैं वो शामिल हैं। गठबंधन करके और 2 गुट बन गए हैं और उसमें अलायंस बन गए हैं और उसमें देश आपस में लड़ रहे हैं 2 गुट बना के, तो उसको विश्व युद्ध कहा जाता है जिसमें विश्व के सभी देश शामिल हैं। और पैगंबर, तो मोहम्मद पैगंबर थे जिन्होंने पहली बार मुस्लिम धर्म की बहुत उसको विस्तार किया था। तो उनके बारे में मतलब पैगंबर बोला गया है जो मुस्लिम धर्म के इनको बोला गया है विस्तार करने वाले, विस्तारक। ठीक है, तो इनके ऊपर आप वाक्य स्वयं से बनाएंगे। दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। बाघ घर से था दूर 4 मील, तो यानी बाघ घर से 4 मील दूर था, शुद्ध करके लिखना है। माँ मेरी महिला आदर्श थी, मेरी माँ आदर्श महिला थी। इस तरह से आप इनको शुद्ध करके लिखेंगे। पिताजी जीवन आडंबर रहीन थे जीते, मेरे पिताजी आडंबर रहीन जीवन जीते थे। कमाई पहली करता गर्व हूँ, कि मुझे अपनी पहली कमाई पर मैं गर्व करता हूँ। आज़ादी भारत की दूर थी बहुत नहीं, तो भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। इस तरह से आप इनको शुद्ध करके लिखेंगे। उड़ान अपने मन के, किन्हीं 2 वैज्ञानिकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिनसे आप प्रभावित हो। तो आप 2 साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर से निकाल के लिखेंगे यहाँ पे जिनसे आप मोटिवेट होते हैं। यदि आपको कोई नया आविष्कार करने को कहा जाए तो किस दिशा में करना चाहेंगे बताइए। तो आप अगर कोई नया इन्वेंशन करें तो किस लिए करेंगे, किस चीज़ की दिशा में आप वो करेंगे, मतलब आपका टॉपिक क्या रहेगा। आगे हम देखते हैं भाषा और हम। प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द में पीछे जुड़कर नए नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय लगाकर 2-2 शब्द हमें बनाने हैं। यहाँ पे हमें प्रत्यय दिए हुए हैं आई, कार, ता, य, इक और जन। तो ये हमें प्रत्यय दिए हुए हैं, इनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, एक मैं बताऊंगी, एक आप होमवर्क में स्वयं से करेंगे। तो आई से हम बना सकते हैं रमी आई, ठीक है, कि रम गई, रमी आई। कार से हम अधिकार, एक आप होमवर्क में बनाएंगे। ता से हम गंभीरता, एक आप होमवर्क में करेंगे। ईय से हम कर सकते हैं दुर्जनीय या विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय। तो आप विश्वसनीय भी आप बना सकते हैं, तो एक आप होमवर्क में बनाएंगे। इक से आप बना सकते हैं सांसारिक,
तो एक आप होमवर्क में बनाएंगे और जन से दुर्जन एक आप होमवर्क में बनाएंगे। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अग्नि के विलोम शब्द आपको लिखना है। अग्नि का विलोम शब्द क्या हो सकता है? अग्नि का पानी हो सकता है, ठीक है। दैनिक का हो सकता है प्रतिदिन, दैनिक मतलब रोज, तो प्रतिदिन मतलब एक दिन, प्रतिदिन नहीं एक दिन करने वाला, दैनिक तो वो हो गया जो हम रोज करते हैं। तो दैनिक के अलावा हम साप्ताहिक भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। सौभाग्य का दुर्भाग्य, उदय का अस्त, पढ़ना का हम लिख सकते हैं लिखना, ठीक है। चचेरा का हो सकता है ममेरा, और विशेष का हो सकता है अविशेष, ठीक है। और सम्मान का हो सकता है किसी का अपमान करना। तो इसी तरह से आप इनको बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ दिए गए हैं नारे, जिन्हें हमें बताना है कि इन्हें किन्होंने दिया था। जय जवान जय किसान दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, क्योंकि हरित क्रांति जो आई थी भारत में, अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद जो हरित क्रांति आई थी, क्योंकि उस समय पे हमारे यहाँ पे अनाज की बहुत कमी हो गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की बदौलत ही आ पाई थी। और तब से हम भारत जो है सर्वश्रेष्ठ देश है जो कि सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करता है। इनकलाब जिंदाबाद बोला गया था भगत सिंह जी के द्वारा। भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने बोला था। और आराम हराम है बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक जी ने। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। पुश्तैनी का मतलब होता है पीढ़ियों से चला आने वाला। तनख्वाह का मतलब होता है जो हमें रोजगार मिलता है, जो पैसा मिलता है, ठीक है, काम के बदले में मिलने वाला पैसा। चस्का होता है शौक। ऐलान होता है कोई चीज़ डिक्लेयर कर देना, ठीक है, यानी हमने ऐलान कर दिया, हमने बोल दिया तो अब वो होगा, ठीक है। खाना होता है भोजन। और अखबार को हम बोलते हैं, हम न्यूज़पेपर पत्रिका भी बोलते हैं, ठीक है, दैनिक पत्रिका जिसे बोला जाता है। खबर को हम बोलते हैं सूचना। फुर्सत को हम बोलते हैं तसल्ली से करेंगे, ठीक है। दिए गए शब्दों का समास विग्रह करके लिखिए। तो हमें यहाँ पे समास विग्रह करना है। पहला है हमारे पास सप्ताह, जिसे हम बोलेंगे 7 दिनों का समूह, तो ये है द्विगु समास। दूसरा है हमारे पास दिन रात, तो दिन रात होता है दिन और रात, इसको हम अलग करके लिखते हैं, बीच में हाइफन दिया हुआ है हमें, तो इसको हम बोलेंगे द्वंद्व समास। तीसरा है हमारे पास तिरंगा, 3 रंगों वाला, इसको हम बहुव्रीहि समास बोलेंगे। प्रधानमंत्री को हम बोलेंगे मंत्रियों में प्रधान, इसको हम तत्पुरुष समास बोलेंगे। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, ये है अगेन द्विगु समास से। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, इसे हम कर्मधारय समास बोलेंगे। फिर है हमारे पास दोपहर, 2 पहरों का समूह, जिसे हम द्विगु समास कहेंगे। और लास्ट है हमारे पास चौराहा, 4 रास्तों का समूह, इसे हम बोलेंगे द्विगु समास, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास एक और प्रश्न जिसका नंबर है 13। कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों तथा उनके बारे में अपने आप खोजकर बताइए तथा आविष्कारों के स्टिकर भी चिपकाइए। तो ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे, स्टिकर चिपकाने हैं आपको। जीवन मूल्य, समय समय पर भारत ने अनेक वैज्ञानिक तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए कई खोज की हैं। सोचे यदि उनका इतना योगदान न होता तो विश्व में हमारा स्थान कहाँ होता, हम एकदम पीछे होते, ठीक है। तो हमें इसरो को धन्यवाद बोलना चाहिए कि उन्होंने बहुत समय समय पर अच्छे इन्वेंशन किए हैं, अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। जैसे कि सबसे बड़ी अचीवमेंट सब तक के क्या है, मंगल पर पहुँचना, जो कि हम सबसे पहले पहुँचे थे, ठीक है। कब ये हुआ था? 2014 में ये हुआ था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप निकालेंगे, अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और मुझे भी डिस्कस करके बताएंगे। इसके बाद है डॉक्टर कलाम की भांति सपने देखने और उनको पूरा करने के लिए उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जो हमें अपनाने चाहिए। तो क्या आप इस आत्मकथा से ग्रैप्स करते हैं, ये आप मुझे ज़रूर से बताएंगे। क्या कम सुख सुविधाओं में रहकर भी हर लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर आपका लक्ष्य सटीक है तो सुविधाओं का उससे कोई लेना देना नहीं, आपकी मेहनत का, आपके कर्मों का उससे लेना देना है। सुविधाएं आपके घर में क्या है, एसी है, टीवी है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप साइकिल पे जा रहे हैं, क्योंकि कलाम जी की अगर हम देखें तो उनके पास मिसाइल रख के ले जाए, जब मिसाइल लॉन्चिंग था तो वो उनके पास मिसाइल रख के ले जाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो साइकिल पे टुकड़ों में मिसाइल रख के लेके गए थे, वहाँ पे उसको जोड़ा गया था और तब मिसाइल को लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुख सुविधाओं की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है तो बस उस जज्बे की जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बार बार दिखाता है कि हमें हमारा लक्ष्य पूरा करना है। विज्ञान समाज के लिए कैसे उपयोगी है?
तो ये आप ढूंढ के निकालेंगे। और यहाँ पे हमें कुछ और भी दिया हुआ है, खोजकर लिखिए डॉक्टर कलाम के बहुमूल्य विचारों के बारे में बताइए। तो हमें बताना है कि उनके विचार कैसे थे। ठीक है, आओ चर्चा करें। दिए गए विषयों पर छात्र आपस में चर्चा करें। बल्ब का आविष्कार, भारत की मिसाइलें। ठीक है, बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और हर बार ये सीखा कि बल्ब कैसे बनेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वो सफल हुए थे और बहुत ही कम ही उम्र में उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की थी, जिसमें कि वो कभी स्कूल भी नहीं गए। उनको स्कूल से टाटा बाय बाय कर दिया था। उनकी माताजी को बोला गया था कि ये बच्चा स्पेशल है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते, इसका दिमाग नहीं चलता है, इसे आप यहाँ से ले जाइए। तो ऐसी परिस्थिति में वो एक महान वैज्ञानिक बने, जो कि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से डॉक्टर कलाम को मिलने वाले पदकों एवं सम्मानों के नाम इंटरनेट की सहायता से खोज कर लिखिए। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।